Hello, my dear students. Once again, welcoming you all to the MKJN classes, and we are studying the chapter Human Health and Disease. और बेटा इस चैप्टर में हम लोग बात करी है अभी तक हमने स्पेसिफिक इम्यूनिटी तक। तो इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर से इस चैप्टर में, और वो डिसऑर्डर पहला हमने कौन सा पढ़ा, जो इम्यूनिटी का इम्यून डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं। तो इम्यून डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर हमने पढ़ी थी एलर्जीज। क्या था वो? बॉडी का इनएप्रोप्रिएट एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स सम हार्मलेस केमिकल्स या सम हार्मलेस सब्सटेंसेस, यू कैन से दैट, है ना। तो एक डिसऑर्डर हमने कर लिया था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ एलर्जी की बात कर ली थी, हे फीवर की बात कर ली थी, एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात कर ली थी, एस्थमा की बात कर ली थी। तो आज हम लोग बेटा सेकंड डिसऑर्डर ले रहे हैं, किसका? इम्यून सिस्टम का। तो इम्यून डिसऑर्डर में सेकंड नंबर आता है बेटा ऑटो इम्यूनिटी का। ऑटो इम्यूनिटी का। अब क्या मतलब होता है ऑटो इम्यूनिटी का? कुछ समझ पा रहे हो इस टर्म से? ऑटो का मतलब अपने आप, अपनी सेल, है ना। इम्यूनिटी की ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो आप समझ गए थे ना, किसी भी बाहर के एंटीजन के अगेंस्ट जब आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनानी शुरू करती है तो आप कहते हो आप इम्यून हो गए हो, आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन ऑटो, ऑटो का मतलब क्या आ गया? अपने ही सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा? हमारी जो खुद की बॉडी की सेल है, जिनको हम अभी तक सेल्फ 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 बोल रहे थे, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, अपनी ही सेल्फ सेल्स को नहीं पहचान पा रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है बेटा? रीजंस तो अननोन है, कुछ जेनेटिक रीजंस भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब अभी अभी एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर नहीं है, बस ये हो जाता है ऐसा। ऐसी गड़बड़ी हमारे इम्यून सिस्टम के साथ हो जाती है कि इट बिकम्स डेफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट्स ओन सेल्स। अपनी सेल्स को ही नहीं पहचान पा रहा कि अपनी है, उन्हीं के पे अटैक करने को रेडी हो गया, उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए रेडी हो गया। तो क्या होती है ऑटो इम्यूनिटी? पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी। क्या होगा ऑटो इम्यूनिटी में? इट इज द system of immune response against body's own cells or tissues। देखो क्या हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है जबरदस्ती अपनी ही बॉडी के सेल या टिश्यूज के लिए। क्या हो गया? अब सेल्फ 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 करते आ रहे थे, अब वो सेल्फ ने ही काम खराब कर दिया। तो सपोज कीजिए ये हमारी अपनी सेल है। पहले तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? दिस वॉज द एंटीजन। इस एंटीजन के अगेंस्ट हमने क्या बनाई? एंटीबॉडीज। तो उनको हम क्या बोलते थे? एंटीबॉडीज अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन। क्या है ये? दिस इज द फॉरेन एंटीजन, है ना। क्योंकि एंटीजन तो हमारी सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे सेल्फ एंटीजन होते हैं। अब वही प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये तो था बात जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा था, जिसको हम कह रहे थे इम्यूनिटी, कि कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो भैया हमारी जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगी, बी सेल्स हमारी एंटीबॉडीज बनाएंगी और इनकी किलिंग में लग जाएंगी। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है? अब क्या हुआ है? कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई है, हमारे इम्यून सिस्टम कुछ ऐसा इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे रहा है कि उसने क्या किया, ये जो एंटीजन है, अब ये क्या है? दिस इज सेल्फ एंटीजन, अपना खुद का बॉडी का एंटीजन है भाई, उसी को नहीं पहचान पा रहा। इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू आइडेंटिफाई ओन सेल्स। ओन सेल्स का मतलब क्या है? अपने ही सेल्फ एंटीजन को नहीं पहचान रहा, अपनी सेल्स के ऊपर जो एंटीजन है उनको नहीं पहचान रहा। एंड ट्रीटेड एंड ट्रीट ऑल बॉड या ट्रीट बॉडी सेल्स एज
फॉरेन सेल्स, कि अपनी ही बॉडी के सेल्स को या एंटीजन्स को नहीं पहचान पा रहा है इम्यून सिस्टम, बल्कि क्या कर रहा है, वो कैसे ट्रीट कर रहा है हमारी बॉडी सेल्स को, एज फॉरेन सेल्स। फॉरेन सेल्स समझते हैं ना, जो बाहर से आ गए, इन्वेडर्स हैं। फिर क्या करेगा वो, उनके अगेंस्ट क्या जनरेट करेगा, जनरेट दी एंटीबॉडीज। लेकिन इन एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑटो एंटीबॉडीज। क्या बोलेंगे इनको, देखो एंटीबॉडीज तो नॉर्मली किसी भी जो बाहर से पैथोजन आ रहा था उसके अगेंस्ट बनाई गई, वो थी एंटीबॉडीज। जो हमने अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट बना ली, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको भी एंटीबॉडी बोल देंगे। तो पता कैसे चलेगा आप किसकी बात कर रहे हो। तो जो अपने ही सिस्टम, अपने ही सेल को अटैक कर रही है, तो उनको हम बोलेंगे ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो, अपने खुद के सिस्टम को फॉरेन समझ के मारना शुरू कर दिया। समझ रहे हो, अपने पराये का भेद हमारा इम्यून सिस्टम जब भूल जाता है कि भैया ये अपनी सेल है कि बाहर की सेल है, वो अपनी सेल को भी देखता है शख्स, अरे भैया मेरी तो मेमोरी वीक हो गई, क्या हो गया ये मेरे साथ, तुम अपने हो कि पराये हो, मुझे समझने में तो पराये लग रहे हो, मार दिया। समझ रहे हो, ये हो रहा है इम्यून सिस्टम के साथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, कि अपनी ही सेल से इम्यून हो रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, उन्हीं से बच रहा है। अरे ये कौन है, फॉरेन सेल है, मार दो। हर सेल शक के घेरे में, हर सेल शक के घेरे में। तो इसको अब ऑटो इम्यूनिटी तो आई होप सो समझ आ गई, कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, समझ आनी भी चाहिए। अब मेन हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो किस चीज़ पे होना चाहिए, टाइप्स ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना बेटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो पूरी की पूरी बॉडी को अफेक्ट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे सिस्टेमिक डिसऑर्डर। और एक होते हैं बेटा जो स्पेसिफिक ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टेमिक, उनको उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन बेस्ड। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स क्या क्या, पहले हम नाम लिख लेते हैं, फिर उनमें से हम लोग छांट लेंगे। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़नी है बेटा हैशीमोटोज डिजीज, हमें पढ़ना है ऑटो इम्यून अनीमिया, और इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परनीशियस अनीमिया। और हम पढ़ेंगे बेटा मायस्थीनिया ग्रेविस, और हम पढ़ेंगे ग्रेव्स डिजीज, और कुछ रहता है हमारे पास, अच्छा, और हम पढ़ेंगे बेटा SLE। SLE मीन्स सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। उसके अलावा हम पढ़ेंगे बेटा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक हम पढ़ेंगे र्यूमेटोइड अर्थराइटिस, एक हम पढ़ेंगे टाइप 1 डायबिटीज, क्या बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज को, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, और एक हम पढ़ेंगे गुड पास्चर्स डिजीज। ठीक है, एक आध और है बेटा, मुझे उनके अभी नेम नहीं याद आ रहे, पर इतनी सारी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने मेन जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिनके बारे में एक एक दो दो लाइन में आपको पता होने चाहिए, ये वो डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट विद द डिसऑर्डर्स। अब इनमें से ना कुछ डिसऑर्डर हैं बेटा जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स को टारगेट करेंगे और उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और इनमें से कुछ हैं जो कैसे हैं, सिस्टेमिक हैं, कि अटैक पूरी मतलब उसमें क्या होंगे, मल्टीपल ऑर्गन्स पे अफेक्ट होगा। और वो कौन कौन से हैं, वो है SLE जिसको हम ल्यूपस बोलते हैं। ल्यूपस के नाम से कोई याद आया, सेलेना गोम्स, उसको भी ल्यूपस है ना।
था है कि है वो मुझे नहीं पता। तो उसके बाद है 5, 6, 7 ये र्यूमेटॉइड अरिथ्राइटिस, ये भी क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होंगे। यहाँ पे क्या होंगे बेटा, मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होंगे, और ये सारे के सारे क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हैशीमोटोस डिजीज के साथ, या पहले, अच्छा ठीक है, पहले हम डायग्राम लेके आए हुए हैं बेटा। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द ग्रेव्स डिजीज। क्या होती है ग्रेव्स डिजीज? ये एक तरह का बेटा हमारे पास है हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या है ये? एक टाइप का हाइपर थायरॉयडिज्म है। कैसे है, क्या है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसके सिम्टम्स में क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। क्योंकि दिख रही है आपको आईज, आईज देखो, बल्जिंग आईज लिखा भी हुआ है ना। आईज कैसे हैं, नॉर्मल हमारी आईज की थी, नॉर्मल एकदम ऐसे बाहर को निकली हुई, जैसे कोई ऐसे घूर रहा है हमें दूर से। तो आईज की बल्जिंग अगर आपको दिख रही है तो उस बंदे को, उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या है, दैट ही और शी इज अफेक्टेड बाय द ग्रेव्स डिजीज। कैसे होता है ग्रेव्स डिजीज? देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी थायराइड के हार्मोन है वो कहाँ से निकल रहे हैं, हमारी थायराइड ग्लैंड से। जो थायरोक्सिन हार्मोन है रिलीज कौन कर रहा है, टीएसएच। टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से बनता है, अब ध्यान से सुना, देखो इसका कोर्स। हर एक जितना भी हमारा जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है, सिग्नल कहाँ से आता है, फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जब टीएसएच को सिक्रीट होना है तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा, 11th में ये सारा पढ़ के आए हुए हो आप लोग। क्या सिक्रीट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। पता है ना टीएसएच आरएफ का मतलब क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। कि थायराइड ग्लैंड को जाके ये स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या निकलेंगे, थायराइड हार्मोन्स निकलेंगे। अब ये रिलीजिंग फैक्टर किसको जाके स्टिमुलेट करता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर क्या होता है, इससे सिक्रीट होता है बेटा टीएसएच, और टीएसएच जाके किसको स्टिमुलेट करता है, हमारी थायराइड ग्लैंड को, स्टिमुलेट दी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स है। अब इस डिजीज के टाइम पे क्या होता है, देखो डिजीज के टाइम पे क्या होगा, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ना बेटा, देखो 11th में पढ़ के आए हो एंडोक्राइन सिस्टम, तो मैं मान के चलूँ ना आपको पता है सारा। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या प्रेजेंट थे बेटा, देयर वर प्रेजेंट रिसेप्टर्स फॉर टीएसएच। टीएसएच के लिए क्या प्रेजेंट थे, रिसेप्टर्स, ये लो। तो ये थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन्स कब सिक्रीट करती है, जब ये टीएसएच, टीएसएच को हम किससे दिखाएं, टीएसएच को दिखा देते हैं ऐसे पिंक कलर की डॉट से। तो ये जब टीएसएच जाके अपने रिसेप्टर्स के पास ऐसे जाता है, और रिसेप्टर इसको पहचान लेते हैं, भाई हम तो इसी को कैच करने के लिए हमें यहाँ पे खड़ा किया गया है, इसको रिसीव करो। तो टीएसएच जब जाके अपने रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाता है, बाइंड हो जाता है, तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, और क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाता है, सिक्रीट्स। थायरोक्सिन हार्मोन जो है, या थायराइड हार्मोन जो है, वो सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं ऐसे। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में जो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है ना बेटा, वो क्या करती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज कैसी हैं, बिल्कुल टीएसएच के जैसी हैं, मिमिक्स क्या करती हैं, मिमिक करती हैं किसको, मिमिक्स टीएसएच। अब टीएसएच को मिमिक कर रही हैं, तो लगना पिंक डॉट ने था, लेकिन जाके ये ऑटो एंटीबॉडी इसकी जगह पे खुद लग जाती हैं यहाँ पे। ये है ऑटो एंटीबॉडी को मैं डिनोट कर रही हूँ येलो डॉट से। लगना किसको था, टीएसएच को, लेकिन हमारी बॉडी ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, कुछ गड़बड़ चल रही है, उस गड़बड़ के अगेंस्ट क्या बना दी, ऑटो एंटीबॉडीज। और वो ऑटो एंटीबॉडीज बिल्कुल बिल्कुल टीएसएच को मिमिक कर, बिल्कुल इस जैसी थी।
तो जिन रिसेप्टर पे टीएसएच को जाके बाइंड होना था वहाँ टीएसएच की बजाय कौन जाके बाइंड होने लग गई, ये टीएसएच के अगेंस्ट जो ऑटो एंटीबॉडीज बनी है वो बाइंड हो गई। अब टीएसएच तो भाई जब ऊपर से सिग्नल आएगा तभी जाके थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन ये तो बनी ही जा रही है, बनते ही जा रही है, बनती जा रही है, रिसेप्टर पे लगे ही जा रही हैं, लगे ही जा रही हैं, तो कॉन्टिन्यूसली ग्लैंड को स्टिमुलेट कराती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होता रहेगा, एक्सेसिव या कॉन्टिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, या कॉन्टिन्यूअस की बजाय ज़्यादा करेक्ट जो वर्ड आएगा दैट इज एक्सेसिव सिक्रीशन। एक नॉर्मल जितना सिक्रीशन हो रहा था ना उससे कहीं ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखो जब टीएसएच को बाइंड होना था उसको तो हाइपोथैलेमस को पता है कितना टीएसएच भेजना है, कितना ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है और हमें कितने हार्मोन की ज़रूरत थी, तो वो सारा कुछ तो इसके हाथ में था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेज रहा है नहीं भेज रहा, टीएसएच हो ना हो, लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं क्योंकि वो बिल्कुल टीएसएच जैसी हैं, रिसेप्टर पहचान ही नहीं पा रहा, टीएसएच आएगा उसे क्या पता ऑटो एंटीबॉडी नाम की चीज़ भी उसको तो लगता है हमारा टीएसएच आ गया, आओ जी बैठो पधारो हमारे रिसेप्टर के ऊपर बैठो, तो उसको बिठा लेता है ऑटो एंटीबॉडीज़ को, और जैसे ही ऑटो एंटीबॉडी रिसेप्टर से बाइंड होती है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से जितना सिक्रीशन होना था उससे कुछ ज़्यादा ही सिक्रीशन करवाई जा रही हैं। क्यों, ऑटो एंटीबॉडीज़ को थोड़ी कोई कंट्रोल कर रहा है, ये तो अपने आप चली हुई है। तो टीएसएच को मिमिक करके, टीएसएच तो जितनी ज़रूरत थी सिर्फ तब सिक्रीट होता, तब स्टिमुलेशन करता, लेकिन ये इनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, ये तो आराम से आ रही हैं, बैठ रही हैं, जब मर्जी चाहा जितना मर्जी एक्सेसिव सिक्रीशन करवा दिया, किसका, थायराइड हार्मोन्स का। और जिसको इस एक्सेसिव सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस डिजीज इज नोन एज हाइपर का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, थायरॉयडिज्म। थायराइड ग्लैंड को जितना स्टिमुलेट होके हार्मोन सिक्रीट करने थे उससे कुछ ओवर स्टिमुलेट हो रखी है वो, कि भाई इतना ज़्यादा हार्मोन नहीं बनाना था, आप तो बहुत ज़्यादा बना रहे हो, पर इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कह रही है मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, ऊपर से कहाँ से आ रहे हैं, ये रिसेप्टर से पूछे, रिसेप्टर कहते हैं नहीं हम भी ठीक चल रहे हैं भाई, हम तो मतलब हर चीज़ के लिए हम तो स्पेसिफिक हैं, अगर हमसे कुछ आके जुड़ रहा है तो वो टीएसएच ही होगा, रिसेप्टर को पता ही नहीं वो टीएसएच नहीं, टीएसएच की शक्ल में ऑटो एंटीबॉडीज हैं, तो उससे बेटा ये डिसऑर्डर हो जाता है ग्रेव्स डिजीज। तो इसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, देखो बल्जिंग आइज, और इस बल्जिंग आइज को हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑफ्थेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आइज ऐसे ना गोल गोल गोलियों की तरह से बाहर निकलने को हो जाती हैं, क्योंकि इनके पीछे जो ह्यूमर होता है ना हमारी आई का, जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा बनने की वजह से जो आइज़ है ना बाहर को बल्ज हो जाती है, ठीक है। और तो बहुत सारे इसके साथ रिलेटेड सिम्टम है ही हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, विद कॉन्टेक्स्ट टू दी हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम ने यहाँ पे क्या कचरा फैलाया, ज़बरदस्ती टीएसएच के अगेंस्ट क्या बना के बैठा हुआ है, ऑटो एंटीबॉडीज़। तो टीएसएच को नहीं लगने दे रहा, जाके वो ऑटो एंटीबॉडीज़ खुद वहाँ पे लग रही हैं और सारा काम खराब कर रही हैं। समझ में आई, ये थी बेटा ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ के बाद बेटा सेकंड हमारे पास आ जाती है, दैट इज हाशिमोटोज डिजीज। चलो पास ही पढ़ लो ताकि आपको थायरॉयडिज्म से लेके कोई दिक्कत ना हो। इसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें कंडीशन थी ओवर सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन का, यहाँ पे क्या होगा, अंडर सिक्रीशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक और इसका नेम है थायरॉयडाइटिस। क्या नेम है इसका, थायरॉयडाइटिस। तो थायरॉयड प्लस आइटिस, आइटिस का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। तो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ दी, क्या है ये, इट इज द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, आइटिस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। मिडल एज की लेडीज के अंदर हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, मिडल एज फीमेल्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उनका जो गला है ना थोड़ा सा फूला हुआ अगर लगे तो इसका मतलब क्या है, उनमें क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी वजह से है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम का इसमें क्या हाथ है,
बेटा ऑटो इम्यून सिस्टम का हाथ ये है कि जब थायराइड जो हार्मोन हमारा बनना था, उसको सिक्रीट होना था, वो जो उस थायराइड ग्लैंड को हमारी ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, टारगेट करती हैं और वहाँ से जो हार्मोन है उसको रिलीज़ होने नहीं देती हैं। क्योंकि हार्मोन कौन रिलीज़ करती हैं? जो फॉलिक्यूलर सेल्स फॉलिकल सेल्स होती हैं ना, थायराइड ग्लैंड का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसके अंदर फॉलिकल सेल्स होती हैं। तो फॉलिकल सेल्स ऑफ थायराइड बीइंग अटैक्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज। कौन अटैक कर रहा है उनको? ऑटो एंटीबॉडीज। और फॉलिकुलर सेल से ही तो सिक्रीट होता है क्या? थायराइड हार्मोन। तो अब क्या होगा, जब ये अटैक होगा फॉलिकुलर सेल पे तो क्या होगी, देयर विल बी लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जितना ज़रूरत है उससे भी कम सिक्रीट हो रहा है। क्यों? बनने ही नहीं दे रही भाई, उन सेल्स को टारगेट कर रखा है। ऑटो एंटीबॉडीज उन्हें काम ही नहीं करने दे रही, उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। कौन सा पार्ट? फॉलिकल सेल्स, जहाँ से थायराइड हार्मोन बनते हैं। तो वो वाला काम करने उन सेल को ही डिस्ट्रॉय किए जा रही हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। तो वो कहाँ से बनाएंगी हार्मोन? हार्मोन क्या बनेगा? पहली बात तो बनेगा ही नहीं, बना तो बहुत थोड़ा, बहुत कम क्वांटिटीज़ में बनेगा। तो कम का मतलब क्या होता है? लेस सिक्रीशन की वजह से हम क्या कहेंगे, ये कौन सा डिसऑर्डर है? दिस इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स नॉर्मल वैल्यू से कम, बिलो, और थायरॉयडिज्म का मतलब क्या है? थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी किसका रोल है बेटा? हमारे इम्यून सिस्टम ने ही कचरा फैलाया है। कैसे? ऑटो एंटीबॉडीज बना दी। बताओ, अपनी ही बॉडी की ग्लैंड थी, उसी की सेल थी, अपने ही लिए काम कर रही थी, लेकिन उनको क्या, उन पे गुस्सा आने लगा, अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ कर रही है। मतलब ये शक्की हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, और शक्की निगाह से देखता है आप किसको? थायराइड की फॉलिकल सेल्स को, कि भैया तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो, जबकि वो बेचारी नॉर्मल काम कर रही थी। गड़बड़ जाके इनके शक ने करवा दी, जाके कि ये फॉरेन इन्वेडर ना हो, उनको अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब अपनी ही बॉडी की सेल को अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है फॉरेन समझ के, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। थर्ड डिजीज बेटा अब हमारे पास क्या आ जाती है? थर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन सी पढ़े? ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। ये क्या है? मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ मस्क्यूलर डिसऑर्डर। मस्क्यूलर डिसऑर्डर क्या होता है इसके अंदर बेटा? मसल्स बहुत वीक होती चली जाती हैं, मसल्स बिकम वीक, बहुत पतली पतली थिन हो जाती हैं, बड़ी पतली हो जाएंगी, फंक्शनलेस, उसको हम बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। तो इसके अंदर भी ऑटो इम्यूनिटी का क्या फंक्शन है? कहाँ आती है ऑटो इम्यूनिटी? क्या काम खराब करवाती है ऑटो इम्यूनिटी? देखो बेटा, ऑटो इम्यूनिटी अब यहाँ क्या कर रही है? आपने 11th के अंदर जब पढ़ा था न्यूरो मोटर जंक्शन, या जिसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, क्या होता है वहाँ पे? ये है हमारे पास बेटा नर्व्स। ये नर्व का क्या है? दिस इज दी soma, this is axon, and these are the dendrites। ठीक है, अब ये तो है न्यूरॉन, इस न्यूरॉन को सिग्नल देना है। अगर किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसके पास स्टिमुलस कौन लेके आते हैं? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन वहाँ पे स्टिमुलस लेके गया, कैसे देगा? न्यूरॉन के जो साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को कौन रिसीव करेंगी? हमारी मसल्स। ये क्या है? दीज आर दी मसल्स। ठीक है, ये मैंने क्या बना ली? दिस इज दी मसल। अब मसल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? देयर आर प्रेजेंट रिसेप्टर्स। किस चीज़ के लिए? टू रिसीव दी स्टिमुलस फ्रॉम दी नर्व। ये सब पढ़ के आए हो, मैं फिर भी देखो कितनी डिटेल में करा रही हूँ आपको। तो ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, इनके पास क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल्स। वो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या सिक्रीट करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किया, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? दिस इज एसिटाइल कोलिन। कैसे लिखते हो आप इसको? ACH से, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन जब यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर आता है, रिसेप्टर्स इसको रिसीव करते हैं, तो ये स्टिमुलस किसके पास आ गया? मसल के पास, और मसल क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट।
तो मसल को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो स्टिमुलस कौन लेके आते हैं, नर्व फाइबर्स, वो लाए और मसल को दे दिया, किसकी फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर। ये एसिटाइल कोलिन क्या है यहाँ पे, दिस एसिटाइल कोलिन इज दी, ओरे ओरे ओरे, दिस एसिटाइल कोलिन इज दी न्यूरो ट्रांसमीटर। अब क्या होने वाला, अब ऑटो इम्यून सिस्टम कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ गड़बड़ी कर रहा है बेटा, वो ये जो एसिड, ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये मसल के जो रिसेप्टर्स हैं इनको टारगेट कर रहा है। इन मसल रिसेप्टर्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन को जुड़ने ही नहीं दे रहा है, एसिटाइल कोलिन को इन मसल के रिसेप्टर्स के ऊपर जुड़ने ही नहीं दे रहा। नहीं जुड़ने देगा तो मसल तक स्टिमुलस नहीं पहुंचेगा, स्टिमुलस नहीं पहुंचेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, और वो स्टिमुलस कभी नहीं पहुंचता, क्यों, हमारी ऑटो एंटीबॉडीज बनी बैठी हैं। आने दो स्टिमुलस को, जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा हम यहीं खड़े हुए हैं, होने दो रिलीज, हम पहले ही जाके रिसेप्टर पे बैठ जाएंगे। फिर हुआ एसिटाइल कोलिन रिलीज, वहीं पे घूम रही है, फिर जाके रिसेप्टर पे बैठ गई, मतलब एसिटाइल कोलिन को वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने ही नहीं दे रही। और सारा का सारा स्टिमुलस किसके पास है, एसिटाइल कोलिन के पास। तो जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ कभी बाइंड होगा ही नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ही नहीं, और जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी नहीं बेटा, वो मसल क्या हो जाएगी, टाइम के साथ साथ कोई भी ऑर्गन, मैंने बताया था ना, अगर उसका डिसयूज शुरू हो जाए, वो नॉन फंक्शनल हो जाए, तो धीरे 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 वो ऑर्गन हमारी बॉडी का क्या हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। तो मसल्स यहाँ पे क्या होनी शुरू हो जाती है, बड़ी थिन हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। तो अभी 3 डिजीज पड़ी, तीनों डिजीज के अंदर आपने देख लिया ऑटो एंटीबॉडीज ने क्या किया, यहाँ पे टारगेट किया किसको, मसल्स को, पर्टिकुलर ऑर्गन को। यहाँ पे टारगेट किया गया थायराइड ग्लैंड को, पीछे भी टारगेट किया गया थायराइड ग्लैंड की, ओवर स्टिमुलेशन करवा दी, है ना। ग्रेव्स डिजीज में तो ज़्यादा हमारे पास आने लग गया क्या, हार्मोन। उसके बाद बेटा अब है फोर्थ डिजीज हम लोग पढ़ लेते हैं, फोर्थ पढ़ लेते हैं, हम कौन सी पढ़े, चलो फोर्थ हम पढ़ लेते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। सुन लो बेटा, इन बीमारियों के बारे में, इन डिसऑर्डर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहीं से। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है बेटा, डायबिटीज़ कब होती है हमें, हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज के लेवल, ब्लड शुगर हमारी बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ने को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। कब होता है ऐसा, हमारी बॉडी में क्या होता है, लीवर के अंदर, इन लीवर, है ना, 11th में वैसे पढ़ के आए हो है ना, मैं तो ऐसे पढ़ा रही हूँ, कभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, पर चलो रिवाइज हो जाएगा। ग्लूकोज जो है उसको स्टोर करने के लिए, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो यूज़ हो गया, जो नहीं हुआ उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है एज ए रिजर्व फूड। और ये काम यहाँ पे कौन करता है, दिस वर्क इज डन बाय द इंसुलिन, इंसुलिन एक्ट एज द एंजाइम। और ये जो इंसुलिन है इसका सोर्स क्या है, ये इंसुलिन कहाँ से आता है बेटा, ये आता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पता है ना कहाँ है ये, इन दी पैनक्रियाज। अब दिक्कत क्या हो रही है, डायबिटीज कब हो रही है, टाइप 1 टाइप की, जो इंसुलिन है ये बन ही नहीं रहा। हमारी जो ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगी, ऑटो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन रही हैं, इन बीटा सेल्स के अगेंस्ट। ऑटो एंटीबॉडीज ने अब की बार टारगेट किस ऑर्गन को किया, पेनक्रियाज को, और पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और बीटा सेल डिस्ट्रॉय तो इंसुलिन तो यही बना रही थी, इंसुलिन नहीं बना, और अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जितना हमारे फूड से जितना भी कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज इकट्ठा हुआ है वो चेंज नहीं होगा इनटू द ग्लाइकोजन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पता नहीं इसको हम क्या बोलते हैं, पता है, ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में तोड़ना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस सॉरी। तो ऑटो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन रही हैं, पेनक्रियाज की, और पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अपनी ही बॉडी के सेल थे, आराम से हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए काम कर रहे थे, उनको ये टारगेट कर लिया, अरे ये तो फॉरेन सेल है,
मतलब इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हो गया ना, किसका, हमारे इम्यून सिस्टम का। तो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, इम्यून डिसऑर्डर, उनमें क्या कर रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, जबरदस्ती अपनी ही सेल के साथ लड़ने में लगा हुआ है। तो अपनी ही बॉडी के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से हमें हो जाती है टाइप 1 टाइप डायबिटीज़। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिजीज़ कौन सी है, अब क्या रह गया हमारे पास, अभी तो हैं, मुझे देखनी पड़ेंगी, एक मिनट। हैशिमोटोज हो गया हमारे पास, अच्छा परनीशियस अनीमिया, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परनीशियस अनीमिया। या जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून अनीमिया भी बोलते हैं इसको, है ना, या ऑटोलिटिक अनीमिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है किसके साथ, जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है ना हमारी, वो पता है किसको टारगेट करती है, ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द स्टमक। तो क्या होता है यहाँ पे, ऑटो एंटीबॉडीज टारगेट दी ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल याद है ना, सेल्स ऑफ स्टमक। ऑक्जेंटिक सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टमक में। क्या बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल्स, पता है ना। तो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, तो क्या दिक्कत हो गई भाई, उनका जो फंक्शन कर रहे थे वो अब हैम्पर हो जाएगा। क्या कर रही थी ऑक्जेंटिक सेल, बेटा ये दो काम करती है, एक तो HCl का सिक्रीशन कर रही है, ठीक है, वो तो एसिड है, और दूसरा क्या कर रही थी, कैसलेज इंट्रिंसिक फैक्टर, याद आया, कैसलेज इंट्रिंसिक फैक्टर बी सिक्रीट कर रही थी। और इससे क्या होता है, कैसलेज इंट्रिंसिक फैक्टर किस चीज में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कब होती है, अगर ये कैसलेज इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है, और इसको सिक्रीट कौन कर रहा है, ऑक्जेंटिक सेल। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई डिसऑर्डर में, हमारी इम्यून सिस्टम ने इन्हीं को टारगेट कर लिया, इनको छोड़ा ही नहीं, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। जब ये डिस्ट्रॉय हुई तो देयर विल बी नो कैसलेज इंट्रिंसिक फैक्टर, देयर विल बी नो विटामिन B12, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है, RBC मैच्योरेशन डजंट टेक प्लेस। तो क्या हो जाता है, इट अफेक्ट्स RBC मैच्योरेशन, RBCs टूटना शुरू हो जाती हैं, मैच्योर होती ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब RBC नहीं रही ब्लड के अंदर, तो क्या रहा, RBC नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं खुद को, हम कैसे हो गए, अनीमिक हो गए। तो है क्या ये भी है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, समझ गए ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है भाई ये भी। यहाँ पे भी एंटीबॉडीज ने किसको टारगेट किया, गैस्ट्रम की ऑक्जेंटिक सेल्स को। अच्छा, अब हमारे पास देखते हैं अब कौन सी डिजीज रहती है बेटा हमारे पास, ये हो गया परनीशियस, हो गया मायस्थीमिया, हो गया ग्रेव्स डिजीज हो गई, इनको भी बाद में देखते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, हाँ गुड पास्चर्स डिजीज। चलो अब आ जाते हैं हम लोग गुड पास्चर्स डिजीज पे। चलो गुड पास्चर्स डिजीज, इस डिजीज में बेटा टारगेट ऑर्गन पता कौन होते हैं, किडनीज एंड लंग्स। और किडनी और लंग का भी पर्टिकुलर टिश्यू कौन सा, द बेसमेंट मेम्ब्रेन। लिख लीजिए, ऑटो एंटीबॉडीज टारगेट द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। कहाँ पे होती हैं एल्वियोलाई, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, पता है ना सबको, लंग्स एंड वो जो ग्लोमेरुलस हमारा जो कैप्सूल होता है, नेफ्रॉन की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के नीचे की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द किडनी, इनको टारगेट करता है। किसको, उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को। एल्वियोलाई याद है ना, ऐसे एल्वियोलाई है हमारी, एल्वियोलाई के नीचे क्या प्रेजेंट, और इधर क्या जा रहे हैं हमारे ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल, ये है हमारी एल्वियोलाई, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, देयर इज प्रेजेंट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब ऑटो एंटीबॉडीज देखो कहाँ घुसी जाके,
इन्होंने इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं रही तो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल में जो एक्सचेंज होता था गैसेस का वो रुक जाएगा। सिमिलरली जो ग्लोमेरुलस फिल्टरेट बनना था, नेफ्रॉन के अंदर जाना था, बेसमेंट मेम्ब्रेन मिसिंग है तो वो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, इनएफिशिएंट फिल्ट्रेशन होगी, तो किडनी का फंक्शन भी दिक्कत में आ गया और इधर से लंग की फंक्शनिंग भी दिक्कत में आ गई। तो किसको अटैक किया? इसने दो ऑर्गन्स को अटैक किया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकती है? हेमरेजिस हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हमारे पास गुड पास्चर्स डिजीज। तो इसमें क्या है, क्या है टारगेट ऑर्गन? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलाई एंड द ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ओके, अब हम आ जाते हैं बेटा, ये तो थे एक एक ऑर्गन्स जहाँ पे बेसिकली जैसे अब एक ऑर्गन था मसल थी या थायराइड ग्लैंड थी, है ना, या पर्टिकुलर स्टमक की कोई सेल थी या पर्टिकुलर पेनक्रियाज की कोई सेल थी, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हिट हो रहा था, ऑटो एंटीबॉडीज उसी के अगेंस्ट बनाई जा रही थी। अब क्या आ रहा है? अब हम थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में आ जाते हैं। ब्रॉड सेंस का मतलब क्या है? अब हम वो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जहाँ पे कि बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, और वो मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होने वाली सबसे पहली जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं बेटा, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको सिर्फ ल्यूपस भी बोल देते हैं, या हम इसको बोल देते हैं SLE, या हम इसको बोल देते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। एक सेलिब्रिटी भी है रे इसके साथ जुड़ी हुई, इस बीमारी के साथ। क्या नेम है उनका? सेलेना गोम्स। लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं लिखती नहीं, बस मैंने आपको बता दिया। सेलेना गोम्स इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द ल्यूपस। उसको भी बड़ी प्रॉब्लम है, ग्राफ्ट रिजेक्शन उसका हो गया, बॉडी वो मरने की कगार पे पहुंची हुई थी उस वक्त जब उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा था। किडनी ट्रांसप्लांट हो रही थी, उसकी फ्रेंड से ली जा रही थी, लेकिन क्योंकि उसको ल्यूपस था उसकी बॉडी तो वैसे ही अपनी ही सेल को ऐसे मतलब शत्रुओं की तरह, एनिमीज की तरह देख रही थी, तो भैया बाहर का ऑर्गन को तो वो किधर ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ल्यूपस क्या है? ल्यूपस के अंदर क्या होता है बेटा? मल्टीपल ऑर्गन हिट होने का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, ब्रेन पे आता है, किडनी पे आता है, लंग्स पे आता है, बहुत बहुत सारे ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, जॉइंट्स पे आता है। तो इन सारी चीज़ों में क्या हो जाता है, बहुत सारे ऑर्गन एक तरह से अफेक्ट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इस डिजीज़ को पहचाना कैसे जाता है? इस डिजीज़ में ना कुछ पर्टिकुलर देखो ये चीज़ें होती हैं। अब ये देखो ल्यूपस, दिस फीमेल इज़ अफेक्टिंग या सफरिंग फ्रॉम दी ल्यूपस। क्या ल्यूपस की पहचान है? कि यहाँ पे आप कुछ रेडिश रेडिश दिख रहा है, ये बटरफ्लाई लाइक, ये देखो ये बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है ये। तो ना रैशेज हो जाते हैं फेस के ऊपर, और उन रैशेज का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। एक तरह से आप कह सकते हो रैशेज कह लो, इनको पिंपल्स कह लो, तो ऐसे बटरफ्लाई का पैटर्न बन जाता है उन रैशेज का। मतलब ये नहीं है कि पिंपल्स या रैशेज ऐसे ही इरेगुलरली इधर उधर उधर इधर फैले हुए, नहीं, एक पर्टिकुलर, ये देखो आपको भी दिखाई दे रहा है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई रैश। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसका सिम्टम है वो क्या है? बटरफ्लाई रैश ऑन दी फेस। वैसे आप स्किन ही लिख लो, मैक्सिमम स्किन के ऊपर जो है ये मिलते हैं, फेस के ऊपर ये बटरफ्लाई पैटर्न, ऐसे ही आर्म्स के ऊपर, बॉडी के और हिस्सों के ऊपर भी बटरफ्लाई रैश हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा क्या रहेगा? फिवरिश फील करेंगे, फीवर होगा, हेडेक होगा, वीकनेस हो जाएगी, बैक पेन, जॉइंट पेन, है ना, मेमोरी लॉस, मेमोरी अफेक्ट होगी इन चीज़ों से। तो इस तरह की ना बहुत सारे सिम्टम, ऐसे लगेगा बंदे को कि मुझे कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ है। डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं है, उसके मल्टीपल ऑर्गन हिट हो रहे हैं बाय दी ऑटो एंटीबॉडीज़। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं इसमें? ब्रेन भी हिट हो जाता है, ब्रेन पे भी असर आता है, ठीक है, लिवर पे भी असर आता है, किडनी भी अफेक्ट होती हैं, लंग्स भी अफेक्ट होते हैं, जॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। तो बहुत सारे ऑर्गन पे इस डिजीज़ का इम्पैक्ट आता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक तरह का ये कैसा डिसऑर्डर है? इट इज़ अ सिस्टेमिक डिसऑर्डर। सिस्टेमिक क्या होता है? लोकलाइज्ड नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ही टारगेट नहीं किया है, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को टारगेट कर रखा है। तो ये जो पिक्चर है ये किसकी है? द फीमेल सफरिंग फ्रॉम ल्यूपस।
तो ये उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि किसी के फेस पे या बॉडी पे आपको कभी भी बटरफ्लाई रैश देखने को मिले ना, तो समझ जाना ही और शी इज़ अफेक्टिंग फ्रॉम द ल्यूपस। बेसिकली फीमेल्स के अंदर जनरली ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद बेटा ल्यूपस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है, दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नहीं, पहले हम कर लेते हैं रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस। रूमेटॉइड एरिथ्राइटिस, समझते हो ना एरिथ्राइटिस क्या होता है? आइटिस, अगेन आइटिस किसकी? आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन किसकी? अरिथ्रो मतलब जॉइंट्स, आर्थ्रो पढ़े थे ना, ऐसे ही तो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन। तो रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। ऊपर पिक्चर देखो जरा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ये देखो, ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट जो है एक तो अजीब सा हो जाएगा, इसकी शक्ल सूरत बदल जाएगी, है ना, डिसफंक्शनिंग सी हो जाएगी, अजीब सा हो गया है। तो ये क्या हो जाएगी? मालफॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट। और अगर जॉइंट को हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये देखो, ये जॉइंट बड़ा करके दिखाया हुआ है, इसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये फ्लूइड्स भरे हुए हैं। तो ये जॉइंट कैसा हो गया? स्वेलअप हो गया है, इसकी क्या हो गई है? इन्फ्लेमेशन हो गई है। क्यों हो गई है? ऑटो एंटीबॉडीज ने इस ऑर्गन को, इन जॉइंट्स को क्या किया है? यहाँ पे टारगेट किया है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस। और अरिथ्राइटिस का मतलब क्या है? मैंने लिख ही दिया है आपको, इन्फ्लेमेशन। और हिंदी में आप इसको किसके नाम से जानते हो? अरिथ्राइटिस का मीनिंग होता है बेटा गठिया, है ना। लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है ना, आजकल तो खैर जेंट्स में भी हो गया ये स्टार्ट। तो गठिया समझते हो ना, कि जो जॉइंट सा काम करना, मूव करना बंद कर देते हैं, हल्का फुल्का भी मोटर मूवमेंट्स करेंगे, अगर इनको हिलाने की कोशिश की जाएगी तो सिवियर पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बहुत, और मुड़ जाते हैं जॉइंट्स, अजीब अजीब टेढ़े बींगे हाथ पैर हो जाते हैं इस केस में। मतलब हाथ पैर नहीं, जो जॉइंट्स हैं वो मुड़ जाते हैं। अभी तो हमारी सीधी है ना फिंगर्स, देखो ये कहीं इधर हो जाएगा, कोई जॉइंट किधर को चला जाएगा, तो उनकी शक्लो सूरत बदल जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस। तो ये किसका है डायग्राम? दिस इज द डायग्राम ऑफ रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस। तो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ऑटो एंटीबॉडीज, हमारा इम्यून सिस्टम का ये बड़ा इनएप्रोप्रिएट सा रिस्पॉन्स है, परेशान हो गए हम उसकी वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा एक और रहता है बेटे मेरा हमारे पास, और वो कौन सा है? उसका नेम है हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चलो यहीं पे कर लेते हैं उसको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? न्यूरॉन का डायग्राम याद है? अभी पीछे भी मैं बना रही थी। न्यूरॉन की ऊपर क्या होती है? सोमा, ये बॉडी, नीचे क्या होती है? दिस इज एक्सोन। और एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? यहाँ पे माइलिन शीथ होती है ना एक्सोन के ऊपर, व्हाइट कलर की। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ, है ना। ये मैं वहाँ नहीं बना रही, यहीं पे बता दिया। ये क्या है? दिस इज द माइलिन शीथ। कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय द श्वान सेल्स, पढ़ा था ना हमने इसको। तो ये जो हमारे पास माइलिन शीथ है बेटा, माइलिन शीथ को अटैक करती हैं ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीबॉडीज अटैक्स माइलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन। तो भाई जिसकी वजह से क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा बड़ा इफेक्ट तो ब्रेन पे आ जाएगा, और ब्रेन पे आ गया तो बाकी के ऑर्गन्स तो वैसे ही भैया उनकी डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ये वाला जो डिसऑर्डर है माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन के कौन से पार्ट पे होती है माइलिन शीथ? एक्सोन के ऊपर। तो ये माइलिन शीथ को टारगेट करेगा, उसको डिसॉल्व करने का, उसको तोड़ने का काम शुरू कर देगा, जिसकी वजह से एक तो कंडक्शन में ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि माइलिन शीथ की वजह से क्या हो जाती है? सोल्टेटरी कंडक्शन। तो वो सोल्टेटरी कंडक्शन रुक जाएगी, ब्रेन पे इम्पैक्ट आएगा, और ब्रेन की वजह से तो बाकी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये जो तीनों की तीनों हमारी डिजीज़ थी, ये कैसे हैं? सिस्टेमिक डिसऑर्डर हैं, क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। और इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे बेटा, वो क्या थे? पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑर्गन को हिट कर रहे थे। तो ये इतने आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक डिजीज़ रह गई, दैट इज़ एडिसन। एडिसन के अंदर क्या होता है? जो मेलेटोनिन वगैरह, ये याद है ना आपको? तो इन कैल्सीटोनिन हो गए, मेलेटोनिन हो गए, इनका सिक्रीशंस जो है बॉडी से उस वहाँ पे हिट किया जाता है। तो मेलेटोनिन और सेरोटोनिन वगैरह की सिक्रीशन को जो है, कैल्सीटोनिन की सिक्रीशन को बॉडी के निकलने नहीं दिया जाता, उसको सिक्रीट नहीं होने दिया जाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, उनकी फंक्शनिंग रुक जाएगी। तो एडिसन डिजीज़ आप एक और चाहो तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो बेटा इसके साथ हमारी हो गई अब इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर। अभी और जो बचा है दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।